सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जैसा देख रहा हूँ कि AWS से बनाते वक्त ये मित्र वालों को भी नियमों की जानकारी नहीं है और आम जनता को भी नियमों की जानकारी नहीं है। तो आज मैं आपको एक प्रैक्टिकली फोरम के द्वारा आप बताने जा रहा हूँ कि आप फोरम कैसे बने, कैसे भरे और किस प्रकार से डॉक्यूमेंट लगाए, किस प्रकार से रिपोर्टिंग करें। अगर आप मेरे बताए अनुसार AWS फॉर्म भरोगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका AWS फॉर्म ना तो कभी रिजेक्ट होगा और ना ही सेंड बैक होगा। सबसे पहले इधर साइड में आप एक फ़ोटो लगाइए। इस फ़ोटो को जो भी राजपत्रित अधिकारी या गजेटेड ऑफिसर है उसे प्रमाणित करवाइए। उसके बाद में जिस भी SDO के नाम आप AWS से आवेदन कर रहे हो उस SDO का पूरा पता यहाँ पे लिखिए। इसके बाद जो आपका आधार कार्ड है वो लिखिए और जो आपके नाम है वो नाम, जन्म स्थान, जो भी आपकी डिटेल है वो इसमें आराम से भरिए। इसमें एक कॉलम आएगा आपके पास में आपके वैवाहिक स्थिति के बारे में। तो ये चीज़ विशेष कर ध्यान रखना दोस्तों, इस कॉलम को कभी भी खाली मत छोड़ना। अगर आपने इस कॉलम को खाली छोड़ दिया ना तो 100% आपका फॉर्म या तो रिजेक्ट होगा या सेंड बैक होगा। अब वह क्यों होगा उसका कारण भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। इसके बाद आप पिता माता का नाम यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में लिखिए। इसके बाद ये पदनाम है, पिता माता पति पत्नी जो भी है, ये चारों को भरना जरूरी है। इसमें मैंने खाली छोड़ रखा है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, पिता माता पति पत्नी जो भी कार्य करते हैं। पिता अगर कोई घर पे भी बैठा रहता है तो इसमें लिख दीजिए बेरोजगार लिख दीजिए। माता अगर गृहिणी है तो गृहिणी लिखिए। पति पत्नी अगर घर का काम करते हैं, गृहिणी है या फिर बेरोजगार है या रोजगार है, जो भी कार्य करते हैं उसकी डिटेल लिख दीजिए। अगर ये आपका पहला पेज हो गया, इसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको दूसरे पेज के बारे में। तो ये है दूसरा पेज। इस दूसरे पेज में अगर जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये वैसे ये आपसे रिलेटेड नहीं होगी लेकिन आप इन्हें नील करिए या जीरो करिए, कुछ भी करिए, लेकिन इनको भर दीजिए। इसके बाद एक ऑप्शन आएगा आपके पास कुल आय राशि रुपये में। तो परिवार की जितनी भी आय आप भर रहे हो ना, जो आय का प्रमाण पत्र लगाओगे उसमें जितनी भी आय हो रही है उसकी आय यहाँ पे लिखिए और स्पष्ट कीजिए कि कौन से वित्तीय वर्ष की यह आई है। वैसे जब भी EWS बनाया जाता है, जैसे 2021-22 का कोई EWS बनाया जाता है तो उसके एक साल पहले की आय काउंट होती है, यानी 2020-21 से जो सत्र होता है उसकी आय ली जाती है। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि सत्र कब से कब काउंट होता है। सत्र जो काउंट होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक काउंट होता है। तो अगर आप 21-22 का प्रमाण पत्र बना रहे हो तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक की जो आई है वो यहाँ पे आपको लिखनी है और यहाँ पे ब्रैकेट में आप 20-21 भी लिख सकते हो। इसके बाद में संबंधित जो भी फॉर्म एप्लीकेंट है उसके साइन करवाने हैं। अगर एप्लीकेंट की उम्र 18 साल से अधिक है तो वह स्वयं साइन करेगा और सारी कार्यवाही उसी के द्वारा की जाएगी। अगर वह 18 साल से कम है तो उसके जो भी गार्जियंस है, जो भी माता पिता है, उसके द्वारा ही आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये 2 पेज हो गए। इसके बाद एक तीसरा पेज आता है जिसमें अलग अलग अधिकारियों की रिपोर्टिंग होती है। तो ये देखिए, इसमें अगर आप नगर पालिका क्षेत्र से हो तो यहाँ पर नगर पालिका के अधिकारी की रिपोर्टिंग होगी। वो रिपोर्टिंग ये करेगा कि आपकी आवासीय ज़मीन कितनी है। तो अगर आप नगर पालिका क्षेत्र में हैं तो यूँ मान के चलिए, अगर आप सेंट्रल का EWS बना रहे, अगर आप स्टेट का EWS बना रहे हो तो जो भी आपके मकान की साइज है या जो भी आवासीय स्वामित्व ज़मीन है उससे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा जितनी भी आपके पास में कृषि भूमि है उससे भी कोई लेना देना नहीं है। स्टेट का EWS बनाते टाइम केवल और केवल इनकम देखी जाती है कि परिवार की इनकम 8 लाख से ऊपर है या नहीं है। अगर आप सेंटर का EWS बना रहे हो तो ये जो नगर पालिका क्षेत्र में अगर 200 वर्ग 100 नगर पालिका क्षेत्र में अगर 100 वर्ग से ज़्यादा अगर भूमि है तो आप सेंटर में EWS एप्लीकेशन देने लायक नहीं हो। अगर ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग से
ज़्यादा के क्षेत्र में आपने मकान बना रखा है, तो ये मान के चलिए आप वहाँ भी एलिजिबल नहीं हो सेंटर बनाने के लिए। इसके बाद जो पटवारी रिपोर्ट होती है, पटवारी रिपोर्ट में अगर 8 बीघा से ज़्यादा ज़मीन दिखाई जाती है आपके स्वामित्व में, तो भी आप ईडब्ल्यूएस बनाने में, मतलब ईडब्ल्यूएस आपका जारी नहीं होगा। तो ये जब सारी रिपोर्टें होगी तो उसके बाद में तहसीलदार रिपोर्ट करेगा कि आप ईडब्ल्यूएस बनाने में सक्षम हो या ईडब्ल्यूएस बनाने लायक आवेदक हो। इसके बाद जब तहसीलदार की रिपोर्ट आप करवा लो, तो ये पूरा आपका लगभग लगभग कंप्लीट फॉर्म हो जाएगा। इसमें मैं एक चीज़ आपको भी बता देता हूँ, जब आप स्टेट का ईडब्ल्यूएस बनाते हो तो केवल और केवल 8 लाख रुपए की आपके परिवार की आय देखी जाती है। अगर आप सेंटर का ईडब्ल्यूएस बनाते हो तो आपके मकान की साइज, कृषि भूमि और साथ के साथ में ही जो आय, 8 लाख रुपए की आय, वो तीनों चीज़ें देखी जाएगी। सेंटर का बनाने से पहले स्टेट का ईडब्ल्यूएस बना ले, इससे आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। अब ये जब आप ये कर लोगे तो इसमें एक तीसरा पेज आपके, ये चौथा पेज आएगा, वो होगा आवेदक का शपथ पत्र में। इसमें आप नाम पते वगैरह सब लिख के, जो भी आपके, चाहे आप स्टेट का बनाओ या सेंटर का बनाओ, प्रत्येक कॉलम कोई भी खाली नहीं छोड़ना है। वित्तीय वर्ष 1 साल पहले का लिखना है और जो भी आय बन रही है आय की घोषणा पत्र में वो आय लिखनी है। जो भी ज़मीन बन रही है उसका नाप लिखना है। इसके अलावा आवासीय फ्लैट है या कोई भी है उसका नाप लिखना है, साइन करवाने हैं, नोटरी करवाना है। तो ये 4 पेज का फॉर्म है, इसे मैंने जैसे बताया वैसे आप कंप्लीट करवाइए। इसके अलावा इसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये हैं आय का घोषणा पत्र। इस प्रकार का केवल एक सिंपल सा पेज आता है आय का घोषणा पत्र में। इसमें आप यहाँ पे फ़ोटो लगाइए। अगर आप 18 साल से ज़्यादा हो तो आप खुद आय का घोषणा पत्र दे सकते हो। अगर 18 साल से कम हो तो आपके पिता या आपकी माता के द्वारा आय का घोषणा पत्र दिया जाएगा। इसमें ध्यान रखना, इसमें कई लोग क्या कहते हैं कि साहब मैं तो अपने पिता से अलग रहता हूँ तो मेरी तो आय अलग है। ऐसा नहीं है, कोई भी औलाद अपने बाप से अलग चाहे ऐसे रह ले, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में नहीं रह सकती और धर्म के अनुसार भी नहीं रह सकती। तो इसमें जिस जिसके नाम आएंगे मैं बता देता हूँ। जो भी आवेदक आवेदन कर रहा है, एक तो उसकी आय आएगी, उसकी माता की आय आएगी, उसके पिता की आय आएगी और उसकी जो भी पति या पत्नी है उसकी आय आएगी। इसके अलावा उसके 18 साल से कम भाई बहन की आय आएगी और 18 साल से कम बच्चों की आय आएगी। मैं दोबारा आपको एक बार बताना चाहूँगा कि जो भी आवेदक आवेदन कर रहा है उसकी आय आएगी, उसके माता पिता की आय आएगी, पति या पत्नी की आय आएगी, 18 साल से कम उसके भाई बहन और बच्चों की आय आएगी। तो इन सब की आय अगर 8 लाख से कम हो रही है तो आप ईडब्ल्यूएस बनाने में सक्षम हो, वरना आप ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन नहीं करें। इसके बाद में 2 गजेटेड ऑफिसर से आपको इसे प्रमाणित करवाना है। प्रमाणित कराने के बाद में नोटरी करवाना है और फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट संलग्न करना है। डॉक्यूमेंट की मैं एक छोटी सी व्याख्या करना चाहूँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको संलग्न करना है। तो ये डॉक्यूमेंट आप जब भी कोई भी जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करो तो जो सबसे पहला कागज़ आप लगाते हो जो डॉक्यूमेंट फाइल में, वो तो लगाइए आप पुराना जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास। अगर जाति प्रमाण पत्र है तो बेस्ट है, फिर उसके बाद मूल निवास लगाइए। अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो मूल निवास लगाइए। अगर ये दोनों नहीं है तो मूल निवास तो कम से कम बना ही ले। कुछ दिनों बाद मूल निवास के बिना जाति प्रमाण पत्र अप्रूव नहीं होंगे। उसके बाद आप अपनी मार्कशीट लगाइए। मार्कशीट नहीं है तो पैन कार्ड लगाइए और उसके बाद पिता की जाति का प्रमाण लगाइए। पिता की, अगर आपने जाति प्रमाण पत्र लगा दिया तो फिर पिता की जाति का प्रमाण भी आवश्यक है, क्योंकि 2 जाति के प्रूफ इसमें चाहिए। उसके बाद मूल निवास से संबंधित आपके जितने भी दस्तावेज है, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है या पुराने आपके दादा परदादा की जमाबंदी है, लाइट का बिल है, बिजली का बिल है, वो सब डॉक्यूमेंट लगाइए और ये सारे दस्तावेज की फाइल और फॉर्म बनाकर
आप उसे ई मित्र के द्वारा ऑनलाइन कराइए। इसके बाद इसमें जब ई मित्र ऑनलाइन कर देता है तो एक आवेदन क्रमांक आते हैं, उसकी रसीद निकलवाइए, रसीद अपने पास रखिए। ई मित्र वाले रसीद नहीं देते हैं तो आप उनसे रिसिप्ट ले लीजिए और उसके बाद ये तहसील से अप्रूव होता है और फिर एसडीएम ऑफिस से अप्रूव होता है। तहसील से अप्रूव होने का मतलब है आपका लेवल फर्स्ट क्लियर हो गया, एसडीएम ऑफिस से अप्रूव होने का मतलब है आपका लेवल सेकंड क्लियर हो गया। तो मेरे द्वारा ईडब्ल्यूएस से जानकारी दी जा रही है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसमें महिलाओं की बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। वैसे तो महिलाओं को अपना जाति प्रमाण पत्र अपने पीयर में बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वो पीयर पक्ष से रिपोर्ट करवा कर और अगर उसने शादी कर ली और ससुराल में अगर उसने मूल निवास बना लिया, तो ससुराल में मूल निवास बनाने के बाद में उसका ससुराल में भी जाति प्रमाण पत्र जारी हो सकता है। ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। बस फ़र्क ये होना चाहिए कि उसको अपने ससुराल का मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना चाहिए और उसके बाद उसके पिता जहाँ के अब भी उसका पीयर है वहाँ की पटवारी की रिपोर्ट करानी चाहिए और पिता की जाति का साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी जाति होती है वो पिता से होती है, माँ से नहीं होती। माँ की कोई भी जाति हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो पिता की जाति होती है वही उसकी औलाद की जाति होती है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।